चलिए भाई सभी लोग, एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस नए सेशन में हम लोग पिछले टॉपिक से आगे के टॉपिक की ओर डिस्कस करते हैं। जैसे कि पिछले टॉपिकों में हमने डिस्कस किया विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता में आपने सीखा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने देखा कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो ये डेरिवेशन पिछली क्लास में आपको निकलवाया, E बराबर माइनस के dV बट्टे dx, और dV बट्टे dx ही होता है विभव प्रवणता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता जो है वो आपस में क्या होती है, बराबर। नेगेटिव चिन्ह का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता की दिशा आपस में क्या होती है, विपरीत। तो ये लाइन भी हमने लिखी थी कि विभव प्रवणता की दिशा वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, इसमें एक लाइन में और समझा दूं आपको। जैसे कि मान लो बेटा मेरे पास दो प्लेटें हैं, इसे मैं अलग से समझा देता हूं। मान लो मेरे पास दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं। ये मेरे पास दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। ये दो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर। ऐसे एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। आप सब लोगों को पता है इन दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर की ओर होगी, नेगेटिव की ओर होगी। डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर की ओर होगी, भाई दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस है एक पर क्या है, माइनस। तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वो d है। अब बेटा इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है, जो कुछ ना कुछ विभवांतर तो उत्पन्न होगा। प्लेट इसे x प्लेट दे दे रहे हो, इसे क्या प्लेट दे दे रहे भाई, x और y प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ विभव में अंतर तो होगा ही। तो उस विभवांतर को हमने कितना मान लिया, v। और बेटा इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, E। तो बेटा अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा E बराबर तो क्या पढ़ा, dV बट्टे dx। देखो माइनस चिन्ह तो केवल काय के लिए होता है, डायरेक्शन के लिए। परिमाण में माइनस चिन्ह का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो E बराबर dV बट्टे dx। अगर दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E है और दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है, V, तो dV का मतलब क्या है, V। dV क्या होता है, विभवांतर ही तो होता है, विभव में परिवर्तन या विभव में अंतर। और यहाँ विभवांतर आपने कितना ले लिया, V ले लिया। dx का मतलब दूरी, तो बेटा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d। तो बेटा E बराबर होगा V अपॉन d। E बराबर होगा V अपॉन d। फॉर्मूला वही है, बस एक कंडीशन हमें मिल गई कि एक प्लेट दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं, एक पर धनावेश है और एक पर क्या है, ऋणावेश अवेलेबल है। ठीक है, एक पर धन है एक पर ऋण, तो दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, दोनों प्लेटों के बीच में कुछ विभवांतर भी होगा और दोनों प्लेटों के बीच में कुछ दूरी है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा E बराबर V अपॉन d। अब ये फॉर्मूला मैंने विशेष तौर पर, ये कंडीशन विशेष तौर पर आपको बताई क्यों है, क्योंकि जब इससे अगला वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे वैद्युत धारिता वाला चैप्टर, तो उस वैद्युत धारिता के लगभग हर डेरिवेशन में इस फॉर्मूले का उपयोग सबसे ज्यादा होना, इस फॉर्मूले का उपयोग सबसे ज्यादा होना। तो बच्चा ये सोचता है कि हम पिछला चैप्टर पढ़ चुके और उससे हमारा कोई नाता नहीं, उसका काम खत्म हुआ। आप इस बात को ध्यान रखो कि हम चैप्टर सीरियल वाइज क्यों पढ़ते हैं, इसी वजह से तो पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, जो फर्स्ट चैप्टर में जो भी हमने चीजें पढ़ी या जो भी ज्ञान अर्जित किया, जो भी टॉपिक पढ़े, वो 100% सेकंड चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होंगे। वो आपने अनुभव भी किया। जब हमने फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र पढ़ा तो उसमें जो भी चीजें पढ़ी उसमें कहीं ना कहीं गॉस की प्रमेय में बहुत अच्छी तरीके से यूज हुई। फिर हमने इन दो चैप्टरों का जो भी चीजें पढ़ी वो तीसरे चैप्टर विभव वाले में खूब अच्छी तरीके से यूज हो रही। अब इन तीन चैप्टरों में जो चीजें पढ़ी है आपने वो चौथे चैप्टर में ऑफकोर्स उपयोग होंगी। तो कहीं ना कहीं वैद्युत धारिता वाले चैप्टर में इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला, E बराबर V अपॉन d का। वहां दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट पर प्लस होगा एक प्लेट पर माइनस होगा, वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, विभवांतर होगा और बीच की दूरी होगी। तो फिर ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो। एक और बात,
आपने वैद्युत क्षेत्र का अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर F/Q0, यही तो पढ़ा है। इस हिसाब से अगर मैं मात्रक आपका देखूं, मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो मात्रक होगा न्यूटन, मात्रक होगा न्यूटन और पर कूलम। मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, नॉर्मल मात्रक न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब मेरे पास ये फॉर्मूला तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक फॉर्मूला ये आ गया, E बराबर V/D। E बराबर V/D। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसका मात्रक देखूं, तो बेटा इसके फॉर्मूले के हिसाब से इसका मात्रक, तो आप देखोगे विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो भाई एक और मात्रक हमें मिल गया, वोल्ट पर मीटर। ध्यान करो, जब हमने गॉस की प्रमेय में बहुविकल्पी प्रश्न की क्लास लेके आए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास लेके आए थे, उसमें पहला न्यूमेरिकल, पहला जो बहुविकल्पी था वो इसी फॉर्मूले से हुआ था। और मैंने वहां बताया भी था कि ये जो फॉर्मूला, ये जो मात्रक है वोल्ट पर मीटर, हम तीसरे चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम तो सबको समझ में आता है, जो शुरुआत पहले ही चैप्टर से कर दी जाती है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर कहां से आता है, ये इस क्लास में आज क्लियर हो गया कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर, यही E बराबर V/D से आता है। V बोले तो वोल्ट और D बोले तो मीटर, मतलब दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होगा और विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो इतनी बात आपको इस क्लास में समझ में आई, वो उसी वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच संबंध जो है उसी का ये पार्ट है, छोटा सा। ठीक है, तो पिछले सेशन में नहीं करा पाए, ठीक है, लेकिन आज ये बिल्कुल क्लियर करा दिया कि इसका भी आगे जाके क्या होगा, यूज होगा। ये मात्रक, ये इंपोर्टेंट मात्रक है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। और जैसे कि हमने समविभव पृष्ठ के बारे में आपको सब चीजें बताई दी थी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में पूरा आपको बता दिया था। अलग अलग आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, ये भी डिस्कशन हो गया था। आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अच्छा, आप सब लोगों को हमेशा से मैं एक बात समझाता हूं कि जिस बच्चों को फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है, वो फिजिक्स में जो भी प्रश्न पूछा जा रहा उस प्रश्न को अच्छे से सीखे पहले। क्योंकि अगर आपने प्रश्न अच्छे से नहीं सीखा और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये आपको नहीं पता चला, तो फिर उसका उत्तर कभी भी आप अच्छा नहीं दे पाएंगे। आप हमेशा उसके उत्तर को रटेंगे, और रटने वाली चीज 2-4 दिन चल सकती है, एग्जाम में जाके घबराहट महसूस होगी। फील किया कि नहीं? जो सब्जेक्ट रट के जाते हैं उस वक्त कितनी घबराहट महसूस होती है, एग्जाम में भूल गए तो फिर क्या, बैठे रहो दूसरों की कॉपियां झांको, बस उतना ही हो सकता है। तो ये घबराहट केवल एक ही चीज से कम हो सकती है कि आप उन चीजों को याद ना करो, बल्कि चीजों को क्या करो, समझो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र, सीधी सी बात, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, आप सब लोगों को 2 चैप्टर पढ़ाए हैं और आपको बताया है कि जब भी मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र कहूं तो आपको तुरंत मान लेना चाहिए कि भैया जो वैद्युत वक्ररेखाएं होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, समान। क्योंकि बेटा वैद्युत वक्ररेखाएं एक दूसरे के अगर समांतर होंगी तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं समांतर वैद्युत वक्ररेखा, समांतर वैद्युत वक्ररेखा। तो ये मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। दुबई, ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये पहली लाइन से हमने ये निकाल लिया। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण है, आवेशित कण है। तो चलो मान लेते हैं कि साहब हमारे पास इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक +Q आवेशित कण है और जो बिंदु A पर रखा है। कहां पर रखा है? बिंदु A पर रखा है। अब आगे कह रहा है कि एक आवेशित कण है, लेकिन इस आवेशित कण की गति के बारे में आपको बताना है। इस आवेशित कण की काय के बारे में बताना है? गति। पहले तो आप ये बताओ कि प्रश्न पढ़ के हमने चित्र डिजाइन किया कि मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया? केवल क्वेश्चन पढ़ के ही तो चित्र डिजाइन किया? चित्र पढ़ के नहीं, क्वेश्चन पढ़ के चित्र डिजाइन किया। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को समझ के और चित्र बना लिया, इसका मतलब वो अच्छे से चीजें समझ रहा, फील कर रहा। बस इतना ही मेरा काम है आप तक ये चीजें समझाना।
जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी सब्जेक्ट आपका, आप इसमें बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करोगे, बल्कि इस सब्जेक्ट में हमेशा अपने आप को एक लेवल अप मानोगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। अब समझो, बस एक बात मुझे समझानी है, वो समझानी ये है कि चीजों को वास्तव में समझना है, क्वेश्चन क्या है ये रियल में समझना है, और क्वेश्चन से चित्र बनाना, बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली आपको बहुत बेहतर तरीके से आ जाएंगी। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, हमने तुरंत वैद्युत रेखाओं को समांतर दिखा दिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र की खासियत क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र के हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है। अगर यहां 10 है तो सब जगह क्या होगा, 10, सब बिंदुओं पर 10 होगा। पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे? आवेशित कण नेगेटिव क्यों नहीं लिया? एक बच्ची पूछ रही है आवेशित कण नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, बता, ठीक है, बस केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, केवल काय का फर्क पड़ेगा। और यहां पर जो हम जो चीज जानना चाह रहे हैं उस जानने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, दोनों फिनोमेना में दिखा दूंगा, ठीक है, आप परेशान ना हो। तो मैंने यहां पर धनावेशित ले लिया है, धन की जगह हम ऋण भी ले सकते हैं, लेकिन केवल डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। पहले मूल पॉइंट को समझो। आवेशित कण मैंने वैद्युत क्षेत्र में रख तो लिया, लेकिन एक बात हमसे ये कह रहा है कि इसकी गति के बारे में बताओ। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल सामान्यतः कोई भी चीज गति कब करती है, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट गति कब करता है? अपने मुंह से कुछ बोल रहा है। जब मैंने पूछा कोई वस्तु गति कब करती है, जब कार्य करती है। कोई वस्तु गति तब करती है जब वो कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? बल। पड़ोसी भाई ने कह दो बल, तो बल फुला। हाँ, कोई वस्तु गति कब करती है? कोई आंसर नहीं दे पा रहा? हाँ, कोई वस्तु गति कब करती है? क्या कर रही हो? अच्छा, उड़ जाती जा रही। मतलब मूल बात नहीं किसी की पे आ रही। कोई कह रहा कार्य कर रही हो, कोई कह रहा उड़ जाती जा रही। अरे मूल बात यह है जब उस वस्तु पर क्या लग रहा हो, बल लग रहा हो। बल लगेगा तो कार्य तो अपने आप ही होगा, या बल लगेगा तो ऊर्जा तो उसमें मिल ही रही है ना। तो मूल बात पे आओ ना। इधर पेड़ के पहले पुंछइयों पर चढ़ गए गुरु, यहां से देखो, यहां से शुरुआत करेंगे हम। तो कोई भी वस्तु गति कब करेगी, जब उस पर क्या लगे, बल लगे। तो 100% अगर यहां आवेशित कण की गति की बात हो रही है तो इस पर बल जरूर लग रहा होगा। अब यहां से शुरू होता है हमारा खुद का ज्ञान, खुद की नॉलेज जो हमने पिछले टॉपिकों से ग्रहण की है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी आवेशित कण को अगर मैं वैद्युत क्षेत्र में रख लूं तो क्या वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेशित कण पर बल लगेगा? क्या इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेशित कण पर बल लगेगा? आंसर है हाँ सर, बिल्कुल। वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई भी आवेश रखा हो तो वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाता है, बल। और आपको 10 बार बता चुके हैं कि अगर धनावेश वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश रखा हो तो बल वैद्युत क्षेत्र की। तो एक जो बालिका प्रश्न पूछ रही थी कि गुरुजी धन की जगह अगर मान लो हम ऋण ले ले तो अगर धन रखा होगा तो बल इधर की ओर लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण रखा होगा तो बल वैद्युत क्षेत्र की। तो जो गति की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, बाकी का हम जो जानना चाह रहे हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं, उस पर कोई फर्क। बस ये है कि धनावेश इधर की ओर गति करेगा, ऋणावेश इधर की ओर गति करेगा। लेकिन हम तो गति के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो गति तो दोनों में ही ज्ञात कर सकते हैं। तो ऋण और धन का कोई लेना देना नहीं है। आपके मन में ऐसा प्रश्न चलता जरूर है, मैं मानता हूं चलना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां बैठे हो तो आपको हर एक छोटी छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, और मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप सीखने में भागीदारी दे रहे हैं। तो भाई यहां पर धनावेश वैद्युत क्षेत्र में मैंने रखा है, ऐसा क्वेश्चन की मांग थी, मेरा इसमें कोई भागीदारी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है साहब, मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो क्वेश्चन ने कहा कि एक वैद्युत क्षेत्र है तो है, एक समान है तो हाँ चलो एक समान है, वैद्युत रेखाओं को समांतर दिखा दिया, एक समान दिखा दिया। इसमें आवेशित कण है, हाँ रहे, अब वो गति और कर रहा। तो मुझे पता है कि कोई चीज गति तभी करेगी जब उस पर क्या लगे, फोर्स। फिर मैंने यहां देखा कि कहां फोर्स कहां लग रहा,
फोर्स कहां लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेशित कण पर फोर्स लगाता है। जी बताओ, इस फोर्स की वजह से ये आवेशित कण इधर की ओर गति करेगा कि नहीं? हो सकता है कुछ टाइम बाद यहाँ बी बिंदु पर पहुंच जाए, हो सकता है कुछ टाइम बाद कहां पर पहुंच जाए, बी बिंदु पर पहुंच जाए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो मान ले रहे हैं कि ए से ये आवेशित कण, अगर ए से ये आवेशित कण बी पे पहुंच जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? एक्स। कितनी दूरी तय करेगा? एक्स। ए से बी तक पहुंचने में एक्स। और इस पर फोर्स कितना लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? एफ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला क्या? अरे बल नहीं, वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल। बताओ एफ बराबर क्या पढ़े हो? ई क्यू। क्या पढ़े हो? ई क्यू। जनरली फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू। क्यू जीरो होता है, लेकिन भाई यहाँ क्यू जीरो कहाँ? क्यू आवेश है तो क्यू रखेंगे। तो भाई ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू। तो भाई वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर आप आवेश रख रहे हो तो उस पर बल लगेगा, उस बल का मान होगा एफ बराबर ई क्यू। ई वैद्युत क्षेत्र है और क्यू आवेश है। इसी वैद्युत बल की वजह से आवेशित कण इस वैद्युत क्षेत्र में क्या करेगा? गति करेगा। अगर कोई पूछ ले गति क्यों कर रहा है, तो वैद्युत बल की वजह से। काय की वजह से? वैद्युत बल। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपने न्यूटन के तीनों नियम पढ़े। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई वस्तु विराम में है, कोई वस्तु गति में है, अगर विराम से गति में लाना है तो बाहुबल लगाना पड़ेगा, गति से विराम में लाना है बाहुबल लगाना पड़ेगा। तो विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो जब तक कि उस पर बाहुबल ना लगाया जाए। ठीक। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पर तुम बल लगा रहे हो, किसी वस्तु पर क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो, तो बल लगाने पर उस वस्तु के वेग में क्या होगा? ऐसी बात है, बल लगा रहे हो तो उसका वेग बढ़ेगा, तो वेग में क्या होगा? परिवर्तन। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल, लगने वाला महाबल, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु पर अगर बल लग रहा है, किसी वस्तु पर क्या लग रहा है, तो उस बल का मान F बराबर क्या होगा? एम ए। F बराबर क्या होगा? एम उस कण का द्रव्यमान, ए उस कण का त्वरण। और त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन तो हो ही रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जब ये कण बिंदु ए पर था तो कौन सी अवस्था में था? विराम अवस्था। कौन सी अवस्था में? हमने तो विराम अवस्था में रखा था। विराम अवस्था का मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? जीरो। मतलब थोड़ी थोड़ी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स उपयोग होगी इसमें। विराम अवस्था का मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? जीरो। लेकिन जैसे ही हमने रखा तो बल लगा और बल इसे क्या करना चालू कर देगा? गति। तो ये बिंदु बी तक पहुंचने में इसका जो अंतिम वेग है, वो अंतिम वेग क्या हो गया? अंतिम वेग वो कितना हो गया? v। और आप बताइए वेग जीरो से कितना हो गया? v। तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? और वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो मान लो इसके भीतर त्वरण कितना उत्पन्न हुआ? a। कितना उत्पन्न हुआ? a। ठीक है, तो लिखेंगे साहब, वैद्युत बल के कारण, वैद्युत बल के कारण आवेशित या प्लस क्यू आवेश में, प्लस क्यू आवेश में उत्पन्न त्वरण, प्लस क्यू आवेश में उत्पन्न त्वरण, वैद्युत बल के कारण प्लस क्यू आवेश में उत्पन्न त्वरण। क्योंकि वैद्युत बल प्लस क्यू आवेश में लग रहा है तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो F बराबर जनरली फॉर्मूला क्या होता है? तो A बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन M। तो A बराबर F की वैल्यू कितनी है? EQ। और बट्टे में M, बट्टे में क्या? M। इक्वेशन सेकंड। तो हमें ये पता चला किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर वैद्युत बल लगेगा। कितना लगेगा? EQ। और बल लगेगा तो उसके वेग में परिवर्तन करेगा जिससे त्वरण उत्पन्न होगा।
तो त्वरण कैसे निकालेंगे? तो न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर ma। अगर F बल लग रहा तो A त्वरण उत्पन्न होगा, F बराबर ma, तो A बराबर F अपॉन m, F की वैल्यू हमें पता चल गई। हम इसकी गति के बारे में जानना चाह रहे हैं। एक्चुअल में गति के बारे में आप यही देखना चाह रहे हैं कि इसका वेग कितना हो गया, ठीक है। और वेग के साथ साथ एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि जब भी गति की बात होती है तो हमेशा एक चीज को जरूर ध्यान दिया जाता है, वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब इस आवेशित कण को हमने इस वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इस पर वैद्युत बल लगाओ, वैद्युत बल की वजह से ये गति किया, तो गति करने पर इसके भीतर गति ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो गति ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी? तो ये सब चीज हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो आपको पता है कि गति ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर। K बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। m द्रव्यमान के किसी कण में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? K बराबर हाफ mv स्क्वायर। m उस कण का द्रव्यमान, जो कि हम लेके चल रहे हैं कि उस कण का द्रव्यमान कितना है? m है, ठीक है। और v क्या है? उसका वेग। तो बेटा अगर मुझे गति ऊर्जा निकालनी है, अगर मुझे क्या निकालनी है, तो इसका क्या पता होना चाहिए? वेग पता होना चाहिए। इस पार्टिकल का क्या पता होना चाहिए? वेग। तो चलो, वेग निकालने के लिए हम गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के तृतीय समीकरण से, और गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। आप बताओ v क्या है? अंतिम वेग, जो कि अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग, वो कितना है? 0। 2 a का मान कितना है? ये रखा है eq, और बट्टे में कितना? m। s की जगह कितना है? x। अरे भाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? x। तो आप यहां देखेंगे कि v स्क्वायर बराबर 2eqx बट्टे में कितना? m। इक्वेशन चाहो तो क्या डाल दो? थर्ड, ठीक है। अब आवेशित कण की गति ऊर्जा, आवेशित कण की कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो बेटा गति ऊर्जा K बराबर क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर की पूरी वैल्यू आपको बता दो। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2eqx बट्टे m, ठीक है। बेटा 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो K बराबर क्या निकला? eqx। तो बेटा एक तो गति ऊर्जा निकल आई eqx। एक चीज अगर चाहो तो और कर सकते हो। आप सब लोगों को पता है ये दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। अच्छा, आप सब लोगों को अगर ये पता है तो पिछले टॉपिकों से आपको ये भी ज्ञान है कि अगर ये दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर है तो इस ए बिंदु का विभव ज्यादा होगा और बी बिंदु का विभव, ध्यान है कि नहीं? तो मान लो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, वो विभवांतर कितना है? v है। ए और बी बिंदुओं में कुछ तो विभव में अंतर होगा। अरे कुछ तो दूरी बदल रही है तो विभव तो बदल ही रहा हो। तो जो विभवांतर है वो कितना है? v। विभवांतर है वो कितना है? v। तो मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा सा क्या कर लेता हूं? छोटा। हाँ, थोड़ा सा इसे क्या कर लिया? छोटा। और आपको पता होना चाहिए कि भैया दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर v है और बीच की दूरी कितनी है? x, और वैद्युत क्षेत्र E है। तो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? E बराबर v अपॉन x, सही। dv बट्टे dx। dv बोले तो विभवांतर v और x बोले तो बीच की दूरी x। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से K बराबर E की जगह रख दो v अपॉन x और मल्टीपल q और क्या x, x क्या हो गया? कैंसिल। तो K बराबर क्या आ गया? q। ये बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपने निकाल लिया। ये फॉर्मूला क्या किसके लिए निकल के आया या क्या बताना चाह रहा है आपकी? तो जब किसी आवेशित कण को आप वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद वो उस पर वैद्युत बल लगेगा और वैद्युत बल के बाद वो क्या करना चाहेगा? गति करेगा। गति करने पर उसके पास कुछ ऊर्जा अवेलेबल होगी, गति ऊर्जा कुछ आएगी। तो वो गति ऊर्जा आप दो फॉर्मूले की सहायता से दिखा सकते हो। एक तो ये फर्स्ट फॉर्मूला EQX, ये फॉर्मूला हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है अगर वैद्युत क्षेत्र E है और आवेश Q है और दूरी अगर उसने x ट्रेवल की है तो उसके पास ऊर्जा होगी EQX। क्या होगी? उसके पास ऊर्जा कितनी होगी? क्या होगी? अच्छा, हैंग हो गया, हाँ गर्म पड़ गया।
हाँ चल तो रहा है। चलिए, हाँ तो उसके पास EQ है, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्मूला क्या चलता है, K बराबर QV। K बराबर, इसको थोड़ा सा और आसानी से समझो। Q किसी आवेशित कण का आवेश है और V वो क्या है, विभवांतर। V क्या है, अगर किसी आवेशित कण को V विभवांतर दिया जाए, अगर किसी आवेशित कण को कितना विभवांतर दिया जाए, V विभवांतर दिया जाए, तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी, K बराबर QV। K बराबर, इस फॉर्मूले का उपयोग फिजिक्स में अलग अलग जगह और कई चैप्टरों में उपयोग होगा। Q उस कण का आवेश है और V उसे दिया गया विभवांतर या दिया गया वोल्टेज है। अगर मान लो हम Q आवेशित कण को 10 वोल्ट विभवांतर दे रहे हैं, तो 10 वोल्ट विभवांतर के बाद उसके पास कितनी ऊर्जा अवेलेबल होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास K बराबर Q उस कण का आवेश और V उसे दिया गया विभवांतर। V उसे दिया गया क्या, विभवांतर। तो भैया किसी आवेशित कण को कुछ विभवांतर दे रहे हैं तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी, ये फॉर्मूला हमें बताएगा K बराबर Q। पहले तो ये बताओ, इस वाले डेरिवेशन में, ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम से बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया, हो सकता है एक आध बार कभी पूछा गया हो, लेकिन फिर हमें इतनी अच्छे से क्यों करा रहे हैं। देखो पहला तो काम यह है, मैं बोर्ड को देख के नहीं पढ़ना, हमें फिजिक्स में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनको समझ के अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो बोर्ड में आए या ना आए, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसमें से एक चीज जो इंपोर्टेंट रही है, वो इंपोर्टेंट यही है, K बराबर QV कैसे आया, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो क्वेश्चन की मांग क्या थी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण है, हमने आवेशित कण रखा, और फिर उसकी गति के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहले तो हमने ये देखा कि आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो गति करेगा भी कि नहीं करेगा। तो गति की एक शर्त होती है कि गति के लिए बल चाहिए, तो हमने यहाँ देखा कि बल कोई लगाने वाला है कि नहीं, तो हाँ वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण रखा है तो बल तो लगेगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर बल लगेगा, तो हमने पहली लाइन लिखी प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, तो बराबर EQ लग रहा। अब ये बल लगेगा तो ये आवेशित कण गति करेगा और इसकी गति धीमे धीमे बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा। तो मान लो शुरुआत में ये भ्रामक में था तो इसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, 0, लेकिन बल लग रहा तो इसकी धीमे धीमे गति बढ़ेगी, और मान लो A से B बिंदु तक पहुंचने पर इसका वेग कितना हो गया, V। तो इसमें दूरी कितनी ट्रेवल कर ली इसने, x दूरी ट्रेवल कर ली। और जब A से V की तरफ जाएगा तो A बिंदु पर विभव कुछ और होगा, B बिंदु पर विभव कुछ, तो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो भी मैंने क्या मान लिया है, V मान लिया। फिर मैंने देखा कि अगर इस पर बल लग रहा है तो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो फिर हमने ये देखा कि इस वैद्युत बल के कारण प्लस Q आवेश में उत्पन्न होने वाला त्वरण। तो त्वरण के बारे में हमें कौन जानकारी देता है, न्यूटन सेकंड लॉ बराबर ma। F बल लग रहा है, m द्रव्यमान का कोई कण है तो उसमें A त्वरण उत्पन्न होगा, तो A बराबर F/m, F की वैल्यू पता है, रख दिया। हम इसकी गति के बारे में, गति ऊर्जा के बारे में जानना चाह रहे हैं, और गति ऊर्जा में हमें काय की जरूरत है, वेग की, ठीक है। तो इसके लिए हमने गति का तृतीय समीकरण लगाया, v² बराबर u² प्लस के 2as। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है और h चली गई दूरी है। अंतिम वेग तो v है, प्रारंभिक वेग 0 है, 2, A की वैल्यू EQ/m है, s की वैल्यू चली गई दूरी कितनी है, x। तो यहां से v² का मान मिल गया। अब गति ऊर्जा निकालना बहुत सरल है, जो v² पता, कट पिट के ये आंसर आया, K बराबर EQx। फिर हमने यहां देखा कि यार दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर v और दूरी x है, तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर v/x, यही तो होता है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर और दूरी, ठीक है। तो वही मैंने E की जगह v/x रखा, तो K बराबर क्या आ गया, QV। टॉप मोस्ट फॉर्मूला, गजब का फॉर्मूला। बताइए, चीजें एकदम क्लियरली समझ में आए। देखो हमें करना क्या है, हमें चीजों को, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे वास्तविक स्वरूप में लेके आना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा। और अगर आप इतना कर पा रहे हो, चित्र बना पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो कि जैसे कि हमने गति का, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चलता रहता है, पूछने की उनके अंदर से उत्सुकता रहती है कि साहब आपने गति का तीसरा समीकरण क्यों उपयोग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे क्या निकालना था, वेग निकालना था। गति के 3 समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। अब समस्या यह है, गति का तीसरा समीकरण भी हमें वेग के बारे में जानकारी देता है, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ टाइम चाहिए कि a से v तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है। क्या हमें टाइम के बारे में कोई जानकारी है, हम गति का प्रथम समीकरण यूज नहीं कर पाएंगे। गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at² क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां भी काय का उपयोग होगा, टाइम का। पहली बात, यहां वेग के बारे में कोई जानकारी है नहीं, जो हम वेग निकालना है अंतिम वेग, उसके बारे में।
गति का तीसरा समीकरण में कोई टाइम के बारे में जानकारी नहीं है, त्वरण चाहिए, दूरी चाहिए, जो कि हमें पता, इस वजह से हमने गति का तीसरा समीकरण लगाया। देखो हर चीज के पीछे एक कारण है कि हमने ये लाइन लिखी तो क्यों लिखी, हमने यहाँ न्यूटन का सेकंड लॉ क्यों लगाया, आपको ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें त्वरण चाहिए, वेग निकालने में काई की आवश्यकता पड़ेगी। देखो वेग में त्वरण की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और जब त्वरण चाहिए और बल लगने के बाद त्वरण ज्ञात करना, तो एक ही फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ, जो आपको बताएगा कि बल लगने पर ए त्वरण उत्पन्न हो रहा, तो भाई वो होगा F बराबर क्या ma, और बल के बारे में आपको बताइए। तो हर चीज के पीछे एक कारण है कि हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये बात लिखी तो क्यों लिखी, आपको बस वही कारण समझना। हमें इस डेरिवेशन में कोई आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद हमें यह देखना था कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो उस पर बल लगेगा उसकी वजह से वो गति करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगने पर जो गति हो रही है उसकी गति के कारण उसमें ऊर्जा कितनी उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा के बारे में हमें इस डेरिवेशन में जानना था। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने हर पॉइंट का आपको कारण दे दिया कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया, ये क्यों लिया, ये क्यों लिया, और ये पूरी कहानी क्या है के लिए आपको बताना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है, इसके आधार पर आपने एक चीज का और अनुभव किया कि कोई आवेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो वो गति करेगा, वो गति किसकी वजह से गति करेगा, वैद्युत क्षेत्र की वजह से। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल लगाएगा, उसकी वजह से गति करेगा, तो उसके पास ऊर्जा भी अवेलेबल होगी, सब कुछ अवेलेबल होगा। अब यहीं पर एक छोटा सा प्रश्न और बन जाता है इसी पर आधारित, जो अगले टॉपिक की ओर हमें इशारा करता है। क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो बन ही जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के बाद जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम छोटे मोटे देते हो, ठीक है, तो उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, जैसे कि एयरफोर्स या नेवी, ठीक है, का अगर कोई इंटरेस्टेड रहता है तो उसमें फिजिक्स पूछी जाती है 25-25 नंबर की, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मान लो कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दे रहे हो, या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, बीटेक में एंट्रेंस के लिए कोई एग्जाम दे रहे हो, वहां कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे बन जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या बनता है समझिए इस बात को। अरे भाई साहब हट जाओ। हाँ, तो क्या क्वेश्चन बनता है, बात को समझिए। यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं आपको हर बार बता के चुका हूं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहिए चीजों को, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखिए, क्योंकि अगर आपके भीतर एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी तो फिर मैं कितना भी अच्छा समझाऊं आप अच्छा समझ नहीं सकते। क्यों, सही कह रहे हैं, एनर्जी है, एनर्जी कहां से मिलती है बॉडी में, खाने से मिलती है। हमारी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है, खाने से। बात तो तुमने सही कही है, तो खाना खा के आई हो कि नहीं, नहीं खा के आई, हाँ, तो फिर खा लेना जाके और एनर्जी मिलेगी, ध्यान दो। हाँ चले, अब यहां बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यहां बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। परिभाषा, किताबी परिभाषा याद करोगे, हो सकता है कि बार बार पढ़ पढ़ के उसे याद कर लो, लेकिन उसका कोई हल तो है नहीं ना, उसका कोई मतलब है कि आप उसे किसी को समझा पाओगे और या खुद भी समझ पाओगे। किताबी परिभाषा यह है, एक वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा है, एक वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर देने पर उसे क्या करता है, अर्जित करता है। छोड़ो, यहां समझो। आप एक बात बताओ, के बराबर क्या होता है, क्यू बी, के बराबर क्या होता है, क्यू क्या है, आवेश, और बी क्या है, विभव। अच्छा बेटा, आवेश की जगह मैं ले रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन, क्या ले रहा हूं, ले सकते, एक इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है साहब। अच्छा, विभव की जगह या विभवांतर की जगह मैं ले रहा हूं 1 वोल्ट, कितना ले रहा हूं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अब आप यहां पर के बराबर रखिए, क्यू की जगह क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, और विभव की जगह 1 वोल्ट, क्या भैया, 1 वोल्ट, तो के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा ये।
ये बराबर क्या निकल के आया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस काम खत्म। आपने ये देखा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा है। क्या है, वास्तव में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा। तो हम ये पढ़ेंगे भी कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ऊर्जा का एक मात्रक है। ऊर्जा का क्या है, और ये सबसे छोटा मात्रक है। ऊर्जा का सबसे छोटा क्या है, मात्रक है। देखो के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रहा, तो ऊर्जा को ही डिफाइन करने के लिए ऊर्जा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कैसे, उस बात को समझो। तो साहब हमने एक इलेक्ट्रॉन को हमने कितने वोल्ट विभवांतर दिया है, 1 वोल्ट विभवांतर दिया। कि कोई हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था और उस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने कितना विभवांतर दिया, 1 वोल्ट। और जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को विभवांतर मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा, तुम्हें पता वोल्टेज एक ऊर्जा का ही स्वरूप होता, तो वो इलेक्ट्रॉन उस 1 वोल्ट विभवांतर को ग्रहण करके, या वोल्टेज को 1 वोल्ट वोल्टेज को ग्रहण करके वो क्या करना चालू कर देगा, गति करना चालू कर देगा। वो गति चालू करेगा, इसका मतलब उसके पास ऊर्जा आ जाएगी। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उसके पास जो भी ऊर्जा आती है या जो भी ऊर्जा वो ग्रहण करता है, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम बताओ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर, 1 इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उसमें जो भी ऊर्जा आती है, देखो के बराबर क्यू भी, हमें यही तो समझाना है कि भैया क्यू की जगह हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, वी की जगह क्या लिया, 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर जो भी उसके पास ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा को तो हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहे हैं। हम खत्म। यही परिभाषा है कि किसी 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर, ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उसके द्वारा प्राप्त अर्जित ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। वास्तव में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। लेकिन गुरुजी आप कह तो रहे हो कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है, जूल पढ़ा। क्या पढ़ा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ जूल भी होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ ना कुछ जूल होंगे, 100% होंगे। तो चलो चेक करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, चलो अच्छा ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। सहमत, वोल्ट। अच्छा ये बताओ V बराबर क्या होता है, W/Q0। W/V का मात्रक क्या होता है, W का मात्रक और आवेश का मात्रक कूलम। तो बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1 वोल्ट बोले तो 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट बोले तो 1 वोल्ट की जगह हम क्या रख सकते हैं, जूल पर कूलम। जूल पर भैया कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आया, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। कितना जूल, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। ये भी कई बार बहुविकल्पी पूछा गया। क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। बच्चा रट लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को आवेश है वे ही है, जो इलेक्ट्रॉन को आवेश है वे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है। तो रटने की कोई बात नहीं है, आप उसे निकाल ना लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम वोल्ट, जूल पर कूलम, कूलम तो कूलम कट जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल निकल के आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, कि किसी 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर, जैसे विभवांतर दोगे तो उसको ऊर्जा आएगी, तो जितनी भी ऊर्जा आ जाएगी उसी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही सबसे छोटा मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, सब कुछ आपके समझ है। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर जो भी उसके पास ऊर्जा ग्रहण होगी या जो भी उसके पास ऊर्जा आएगी, उसी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहानी आपको वास्तविक स्वरूप में समझनी है और कुछ नहीं करना। आपको 50 बार बताया जा रहा है कि वोल्टेज का मतलब उसे ऊर्जा देना। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर दिया तो ऊर्जा तो आई, उस पर कितनी आई, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है आपके समझ है। तो परिभाषा को बहुत आसानी से लिख लोगे, क्या लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन को ठीक है 1 वोल्ट विभवांतर देने पर, 1 वोल्ट विभवांतर देने पर ठीक है इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित ऊर्जा को, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ओके ओके ठीक है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है, अर्जित ऊर्जा है, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पर कहानी जो है खत्म होती है कि आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सब कुछ आपकी समझ। कुल मिला के चीजों को हमें वास्तव में समझना है, इंप्लीमेंट करना है अच्छे से। और जो भी वीडियो आपको YouTube पे मिलेंगे उन YouTube पर वीडियो को अच्छे से देखना है। और जिन लोगों को YouTube पर जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें इस क्लास की पूरी PPT लेनी है, तो हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी होगी, आप उस पर क्लिक करके और वहां पर पूरे चैप्टर बाय चैप्टर की PDF मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी कैसी भी समस्या आपको आनी नहीं। ओके।